हेलो फ्रेंड्स, कोरा कागज यूपीएससी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एमपीएसआई मेंस का जो एग्जाम है 29 अप्रैल को होने वाला है। आपने मेरे एफएलटी टेस्ट लगाए होंगे और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि स्कोर उनका बहुत ही कम है। ठीक है, स्कोर कम आने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं, तो उन रीजंस के बारे में बात करेंगे। साथ में उनको ये भी लगता है कि मेरे जो टेस्ट हैं वो शायद टफ हैं। चलिए, मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उनको मैं ये क्लियर कर सकूँ कि टफ क्वेश्चन पेपर आना कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि अगर कोई भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है तो उसका नुकसान हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो कितना भी अच्छे से पढ़े हुआ है, चाहे आप कितनी भी कम पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन वो सबके लिए टफ है ना? तो टफ क्वेश्चंस को, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या चीजें आपको स्किप करनी है। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, है ना? तो ये समझना जरूरी है कि आप कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन टफ इसलिए लग रहे हो तब शायद आपने वो उस टाइप के क्वेश्चन कभी सॉल्व ना किए हों, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन देखने में ही टफ है, ज्यादा उनमें टफनेस जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये FLT 4 का पेपर 1 है, जो ये वीडियो सबके लिए है ना। तो आप भी देख सकते हैं कि एग्जाम का लेवल मेरे टेस्ट में कैसा देखने को मिल रहा है और ऐसे क्वेश्चंस को या फिर ऐसे टेस्ट को आपको कैसे डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एफएलटीज में 10 FLT होने वाले हैं, जिसमें 11वां जो FLT है, वो 11th FLT जो है हमारा, वो मेगा मूक टेस्ट के नाम पर होने वाला है। मेगा मूक टेस्ट मतलब जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकें, या फिर आप नए हैं इसमें, इस हमारे यूट्यूब चैनल पर, पूरा कागज यूपीएससी पर, तो आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर साइन अप कर लेना है। साइन अप कर लीजिए आप। आपको फ्री में एक मेगा मूक टेस्ट मिलने वाला है, मूक टेस्ट मिलने वाला है एकदम फ्री। बहुत ही अच्छा लेवल रखेंगे हम उसको, सिलेबस के आधार पर ही सॉल्व कराएंगे। उसमें आपकी रैंकिंग भी आप शो कर मतलब देख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग वो टेस्ट देंगे, उतने ज़्यादा लोगों में आपकी रैंकिंग और आपकी स्थिति, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको पता चल पाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गोला कागज यूपीएससी को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सावित्रीबाई फुले के द्वारा के रूप के बारे में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन आपका समाज से भी बोल सकते हैं कि भारतीय समाज से भी आया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक आपके चैप्टर है, उसमें महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति में ये क्वेश्चन आ जाएगा, और उनके लिए जो संगठन है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ये आपका हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है, इसलिए दो जगह पे ओवरलैप होता है। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोला है कौन से कितने सही है। सबसे पहली सिली मिस्टेक जो आप करते हैं वो आप ये करते हैं, आपने 3 स्टेटमेंट पहले पढ़ ली, उसके बाद आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखा, उसके बाद ये पढ़ना कि यहाँ पर तुम्हें बताना क्या है, सही है या फिर सही नहीं है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अभी आपको उसका भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी टेस्ट में। ठीक है, तो अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सिली मिस्टेक आप कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, जो इनके पति थे, हस्बैंड थे, उन्होंने की थी। इसका मतलब है ज्योतिबा फुले, है ना? तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला और तीसरा सही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको चलेगा पता नॉलेज से। जब आप सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे, या फिर भारत की जो पुनर्जागरण अभियान है या फिर आंदोलन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने मिलेंगी। अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो आपको स्किप करना है। ठीक है, बिल्कुल स्किप करना एक बहुत ही अच्छी आर्ट है। इसका यूज आप जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो स्किप करना है जब आपने पढ़ा ही नहीं है कि महिला सेवा सदन कब स्थापना हुई थी, किसने की थी, ये नहीं पढ़ा है, वो गेट एजुकेशन की कविता, ये आप जब लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये अगर नहीं पढ़ा है तो स्किप कर दीजिए, स्किप करना बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला पढ़िए है, यह बंगाल का एकमात्र बंदरगाह शहर था। तो आपको पता है एकमात्र बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल था। दूसरा तीसरा नहीं पढ़ना है अब आपको। जैसे ही आपको पता चलेगा पहले का सही आंसर, पहला ऑप्शन बता रहा है, इसमें पूछा है सर्वोत्तम वर्णन कौन कर रहा है, किसका कर रहा है, तो लोथल का कर रहा है। अब आप जब दूसरा पढ़ोगे ना, तो आपको रंगपुर में, सॉरी, जो आर राव है, इनका नाम था रंगनाथ राव। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि भाई इनने तो रंगपुर की खोज की थी। तो हो सकता है कि इनका मतलब इसका आंसर, ये वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन में रंगपुर नहीं है, लेकिन अगर होता तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे पहला आपको सही पता चला, आपको आंसर लगा देना है, दो और तीन नहीं पढ़ना है। ये आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, टफ क्वेश्चन नहीं है। मैकाले का जब भी नाम आता है तो ये भारत के पहले विधि आयोग थे, विधि सदस्य थे, या फिर मैं बोलूं विधि आयोग के अध्यक्ष थे।
वुड डिस्पैच की स्थापना, वुड डिस्पैच मेघालय का मिनट हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मेघालय का वुड्स डिस्पैच तो आपको पता ही होगा, शिक्षा से संबंधित था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द एनसीईआरटी से पूछा है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एमपीएसआई प्रीलिम्स में दूसरे प्रकार से पूछा गया था। एक वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, मैंने काफी सारे क्वेश्चन वीडियो बनाए हैं, वो देख लेना आप। वहां पर जो क्वेश्चंस हैं वहां से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो वो वीडियो एक बार आपको देख लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाषिक समूह होगा। और जब आर्य समाज का अर्थ पूछा जाता है, तो ये भी आपको बताना है उसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, टफ या कठिन लग सकता है, सॉरी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है और उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आपने दूसरे को ध्यान से पढ़ा है, एक जाति, एक धर्म और एक सभी के लिए एक ईश्वर, तो आप पे ये आंसर बन जाएगा। क्योंकि ये 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था श्री नारायण गुरु और दूसरे का नाम था श्री सहदारण। ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ। सहदारण अयप्पन, ये सामाजिक सुधारक हैं दोनों। नारायण गुरु जो थे, इनके शिष्य थे अयप्पन। और इन्होंने एक नारा दिया था इन्हीं के जैसे बिल्कुल। इन्होंने एक नारा दिया था इसमें संशोधन करके, कि मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं, यहाँ पर एक दिया है। उन्होंने बोला था कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं और कोई ईश्वर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नारायण गुरु होगा, और ये फैक्चुअल डेटा है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको रिवीजन करना है, बाकी इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टफ तो है ना, टफ है अगर आपने नहीं पढ़ा है। अब ये देखो, ये इतना आसान क्वेश्चन, अगर आप स्किप कर रहे हो, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप स्किप कर रहे हो तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, या फिर गलत कर रहे हो तो भी पैर में क्या है, कुल्हाड़ी मार रहे हो। पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप, बोध गया महावीर निष्क्रमण। क्या बात कर रहे हो, महावीर निष्क्रमण तो मैंने पढ़ा था कि जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकल जाते हैं, या फिर जो राज्य है उसको छोड़कर जाते हैं, उसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। और ये कब हुआ था, जब उन्होंने राज्य छोड़ा था, कौन सा राज्य, शाक्य वंश को छोड़ा था, जब उन्होंने गणराज्य को छोड़ा था तब उसको बोलते थे। तो ये तो बोध गया तो नहीं पढ़ा है मैंने, जब नहीं पढ़ा है तो अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आपने पढ़ा है और लेकिन आपके ऊपर खुद को, आपको क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, तो यकीन मानिए आप इसमें तुक्का मारेंगे, तुक्का मारेंगे और उसका सही आंसर लगाएंगे डी, और यकीन मानिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सच्चाई है और ये मैंने गलतियां की हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको गलती नहीं करनी है। बोध गया आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब जब से आपने तैयारी शुरू की है, कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महावीर निष्क्रमण कैसे हो सकता है, और जब वो नहीं हो सकता है, पहला गलत, तीसरा गलत, क्योंकि सब में एक एक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, टफ है, बताइए, खुद बताइए ये क्वेश्चन टफ है क्या। थोड़ा सोचिए अपने बारे में, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो आपने या तो बोध गया को ध्यान से नहीं पढ़ा, मतलब वो हो गई आपकी सिली मिस्टेक, या फिर आपने बोध गया को पढ़ लिया लेकिन आपको पता ही नहीं था, तो नॉलेज की कमी थी। तो नॉलेज की कमी के मामले में आपको रिवीजन करना है, सिली मिस्टेक के मामले में आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ये 2 ही सॉल्यूशन है, 10 दिन में आपको यही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जब भी आपसे पूछा जाए कि भीलों के संदर्भ में, यहाँ पर भीलों के संदर्भ में पूछा है। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, सिली मिस्टेक। मैंने अभी बताया था सिली मिस्टेक क्या होती है, आपने पढ़ा, तीनों स्टेटमेंट पढ़े और आपने कौन कौन से सही है पर आंसर लगा दिया, जबकि यहाँ पर पूछा है सही नहीं है। तो आपका सबसे पहले दिमाग क्या जाना चाहिए, आपने ये पढ़ा, विचार कीजिए, फिर आपको ये पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। और एक पेज पर जहां पर भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम हॉल में होते हैं, तो हो सकता है पहले पेज पेपर में आपको पेपर मिले या ना मिले, तो आपको एक काम जरूर करना, आपको कहीं पर नोट कर लेना है, यहाँ पर सही नहीं है। अगर पेज मिलेगा तो वो तो अच्छी बात है, तो उसमें आपको सही नहीं है नोट कर लेना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है सिली मिस्टेक। अगर आपने सही नहीं है, नहीं पढ़ा है, तो ये गलत कर दोगे आप, और गलत किया मतलब सिली मिस्टेक से किया, आपकी गलती नहीं थी। अब देखो इसमें देखो, भील मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक तो ठीक है, कर्नाटक में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर आप ये बताओ, मैं एक जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में सिख समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, सिख समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, ये कथन सही है या फिर गलत है। बेशक आप बोलोगे गलत है ना। अगर एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी मध्य प्रदेश में सिख समुदाय का रहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो वैसे ही तो यहाँ पर है, कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हो सकता है कुछ परिवार,
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं ये समुदाय, लेकिन हो सकता है कि कर्नाटक में भी पाए जाते हों, और जब कर्नाटक में भी पाए जाएंगे, इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही मतलब ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में एक है और यहाँ पर पूछा है कौन से सही नहीं है, जबकि एक तो सही है, तो मतलब ये नहीं हो सकते। अब दो और तीन में देखना है आपको। अब दो देखिए, आप दो को आपको ध्यान से पढ़ो। दो पढ़ो आप ध्यान से। मध्य प्रदेश में बाद अ, मीणा के बाद भील दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अब ये आपको हो सकता है, अगर आप राजस्थान के नहीं है, जैसे कि हम सभी राजस्थान के नहीं है, तो हमसे ये क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी कम है। रीजन है क्योंकि हम राजस्थान के नहीं है, तो वहां के बारे में नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर हमको रुकना नहीं है, क्योंकि हम 50% ऑब्स्टिकल्स को पार कर चुके हैं। 50% हमने जो हर्डल्स थी उनको पार कर लिया है। अब हमको ये देखना है राजस्थान में भीलों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं। तो बिल्कुल किया गया होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति एसटी जब मध्य प्रदेश में है, तो राजस्थान में ये भी होंगी, क्योंकि राजस्थान में भी इनकी बहुत बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। तो तीसरा तो हो गया सही। पूछा गया है कौन से सही नहीं है, तो मतलब तीसरा भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा अभी बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ हमने क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ी देर तक उसको समझा है और उसके बाद आंसर किया है। मैंने ऑप्शन ऑप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ है यहाँ पर, इसलिए मैं उसको ज्यादा इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन चीजों को समझिए आप कि हमको किस डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। सबसे आसान क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन हमको मिल गया है। तीन स्टेटमेंट देख के मैक्सिमम लोग सोचेंगे ये तो भाई मुझ पे नहीं बनेगा, और इसको गलत कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, मृच्छक कटिकम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। बताओ, कोई सेंस है इस बात में? मृच्छक कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किस चीज का काम है यहाँ पर? फैक्चुअल फैक्ट्स। अगर तुम्हें ये पता है, तो दूसरा वैसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा गलत होगा, ये भी गए, आंसर क्या होगा? सी। तो एग्जामिनर आपको मेंटल प्रेशर देता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बना के, जिनमें अगर सेंस की बात करूं तो सेंस केवल 1% होता है। अगर आपने एक भी स्टेटमेंट को सही कर दिया, तो आपका काम बन जाएगा। एमपीएसबी के एमपीएसआई की प्रीलिम्स के जितने भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, मैंने एक वीडियो सीरीज में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको देख लेनी है। वो मैंने प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप सभी को पता है कि एमपीएसआई में काफी सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाइज के साथ साथ लिस्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। चार लिस्ट दी है यहाँ पर, और चारों को मेल करना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हैं, कहीं पर केवल दो वाला फॉर्मेट दिया है। उन क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कराया है, उन्हीं को आप देख लोगे ना, तो आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करती है। वो वीडियो जाकर देखो। वो जाकर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन बस देखने में टफ लगते हैं। जितने भी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, उनसे मैं बोलूंगा थोड़ा सोचिए, एनालिसिस करिए इन सभी एफएलटीज का। आपका कम स्कोर आ रहा है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये केवल मॉक टेस्ट है। लेकिन हमें उस फाइनल डे के लिए तैयार रहना है। तो इसका एनालाइज करिए कि क्या गलती आप कर रहे हो, क्या आप नहीं को पढ़ नहीं रहे हो क्वेश्चन में यहाँ पर। क्या यहाँ पर आप ये नहीं देख रहे हो कि सही सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर? अगर ये गलती कर रहे हो तो ये सुधारी जा सकती है ना। अगला क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें भी 1% ही दिमाग लगाना है आपको। बसवन्ना कर्नाटक से संबंधित थे। कर्नाटक से संबंधित थे, पहला गलत हुआ। मुझे ये तीन नहीं पढ़ने हैं। मुझे ये तीन नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि मैं दिमाग से बहुत होशियार हूँ। मैंने मेरे दिमाग आपको ये मैं ये बोल रहा हूँ आपके लिए, आपको दिमाग में कुछ चीजें देनी है। अपनी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें फिक्स करो। कुछ कथन या फिर कुछ स्टेटमेंट अपने सामने एक पेज में लिख के चिपकाओ कि मैंने जो भी पढ़ा है वो सही है। मैंने जो भी पढ़ा है वो सही है। इस पर विश्वास करो। आपने अगर पढ़ा है बसवन्ना कर्नाटक से संबंधित थे, तो आपको अंत तक ये मान के चलना है कि कर्नाटक से ही थे, चाहे आपकी किताब में गलत ही क्यों ना दिया हो। आप मान के चलिए, अगर आपने ये कर लिया, तो आप कभी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। एक स्टेटमेंट अपने सामने लिखिए कि मैंने जो भी पढ़ा है सही है। दूसरा लिखिए, मैं सब पढ़ रहा हूँ और मैंने सब पढ़ लिया है। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दीजिए, इनका बहुत फायदा एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ईयर होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर। हम्म, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईयर दिया है।
अगर आपको ईयर नहीं पता है और अगर आपने नहीं पढ़े हैं ईयर्स बहुत अच्छे से, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। वैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। कालानुक्रम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये किस पर बेस्ड होते हैं? ये ईयर टाइम पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बताइए जल्दी से, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो आप उन लोगों से पीछे हो सकते हैं एग्जाम हॉल में जिनको ये पता है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री में खास तौर पे क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्रोनोलॉजी कालानुक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका फायदा मिलता है आपको सीधे सीधे तौर पर। आपको एक अपनी कॉपी का पहला पेज लेना है। उस पेज में कुछ ऐसे कालानुक्रम एक ही लाइन में आपके 5 फैक्ट आ जाए, इस प्रकार से लिखना है। बिल्कुल पास पास एकदम ऐसे पास चीटी चीटी टाइप से, कि मतलब आप खुद ही देख पाओ। मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं अपने जो मेरी फ्रंट पेज कॉपी का फ्रंट पेज होता है उसका मैं आपको पेज भेजूंगा। मैं उसको कैसे बना के रखता हूँ, ये होता है आपके फैक्ट्स याद करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर जरूर डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपकी पहली कॉपी का पहला पेज जो है, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आने वाला है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फुल फॉर्म है जो आप भूल रहे हैं, कुछ ईयर्स हैं जिनकी शुरुआत है, या फिर कुछ आविष्कार हैं जिनका नाम आप भूल रहे हैं बार बार, तो उनको आपको बहुत पास पास करके कहाँ पर लिख लेना है, एक पेज में लिख लेना है, शुरू की कॉपी के पहले पेज में। फिर आप देखिए उस पेज का आप एग्जाम के एक दिन पहले बहुत अच्छे से यूज करेंगे और वहां से क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ऐसा जरूर करना है। और ये गलतियां बिल्कुल भी, ये टफ पेपर नहीं है, देख सकते हैं आप। बस कुछ गलतियां हो रही हैं, उसका रीजन दो हो सकते हैं कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, और रिवीजन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। दूसरी गलती हो सकती है सिली मिस्टेक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है तो सिली मिस्टेक्स करिए, और सही क्वेश्चन होते हुए वो गलत करिए। ये गलतियां नहीं करनी है। अगर ये गलतियां कर रहे हो तो इनको सुधारो, नहीं तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो ये हो गई बात हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं मेरी तरफ से आपको गाइडलाइंस हैं, इनका यूज करिए, देखिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और साथ में अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है और अगर करना चाहते हैं 10 दिन में करना चाहते हैं, अगर आप बोलेंगे आप फीस कम करवाना चाहते हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि कम टाइम है, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करनी है, और उस पर भी हम काम करेंगे कि आपको कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकें। मैंने ऐसा कोई अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन करिए। मुझसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी, मतलब मुझसे नहीं, अगर आपको कोई भी तैयारी में दिक्कत हो रही है तो बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है। मैं आपको सीधे सीधे उस पर कोई ना कोई गाइडलाइंस या फिर गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो भी बन पड़ेगी मेरे से। तो जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे कुछ ये सुझाव आपको पसंद आए, तो इन पर काम करिए ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी पर। कोरा कागज यूपीएससी आपके लिए बहुत सारी फ्री वाली चीजें भी कर रहा है। आप हमारी वेबसाइट ज्वाइन करिए, वेबसाइट पे आपको फ्री में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें अगर आपको फ्री में मिल रही हैं तो क्या मतलब, करिए, ज्वाइन करिए, फायदा लीजिए उन सब चीजों का, है ना। तो मिलते हैं, वीडियो पढ़ते रहिए, ध्यान रखना, थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं वीडियो में, बढ़ते रहिए, ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।